Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to solve Cambridge O-Level Accounting Paper 1 MCQs of May-June 2022 attempt. Paper variant is 7707/12. I would suggest that if you have this question paper available at home, it's better you keep that in front of you while watching this video. But if you don't have, you can pick questions from this video also. So we quickly start with our paper. Question number 1. Which task would be carried out by a bookkeeper? Comparison of financial statement between years, preparation of financial statement, provision of information for decision making, or recording financial transaction. While I've already marked the correct answer for you, it's recording financial transaction. अच्छा इसकी आपको थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँ. इट्स अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन. ट्रिकी इस सेंस में है क्योंकि अकाउंटिंग डेफिनेशन होती है अकाउंटिंग इज अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग एंड एनालाइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस. यहाँ पर इन्होंने आपको ये टेस्ट किया है इस तरह से कि इन्होंने तीनों फंक्शंस अकाउंटिंग के इस क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबल सॉल्यूशंस में दे दिए हैं. बट यू हैव टू फाइंड द टास्क ऑफ अ बुक कीपर. कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन ईयर इज एनालिटिकल एरिया. ठीक है, एनालिसिस का पार्ट है. प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइजेशन का पार्ट है. प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, अगेन ये एनालिसिस एरिया का पार्ट है. रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. तो देखिए एक बुक कीपर जो होता है वो सिर्फ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है यानी रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. एज फार एज समराइजेशन एंड एनालिसिस एरिया इज कंसर्न, these tasks are not performed by a bookkeeper. These tasks are performed by the main accounts department, by the chief accountant, by the accounting managers. They do all these stuff. Okay, so be careful that a bookkeeper performs the simple task of recording financial transaction. तो ये ट्रिक क्वेश्चन है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें तमाम ऑप्शंस में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ऑल आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग फंक्शंस, लेकिन आपको स्पेसिफिकली बुक कीपर का पार्ट पिक करना है. क्वेश्चन नंबर 2. द फॉलोइंग लेजर अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ली अ ट्रेडर. देखिए हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये केयरफुल रहना है कि जिस ट्रेडर की बुक्स हैं आपने जो भी एंट्री पास करनी है, जो भी आंसर करना है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है मोस्टली, अनटिल अनलेस के अदरवाइज कोई क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड किया जाए. तो ली जो है ही इज़ द ओनर. तो ली के पॉइंट ऑफ व्यू से एमराज कौन हुआ? इस अकाउंट को अगर आप देखें तो इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं, परचेजेस, परचेज रिटर्न एंड ऑल, तो इससे ये बात क्लियर हो रही है कि ली जो है वो एमराज से गुड्स परचेज करते हैं यानी एमराज उसका क्रेडिटर है. तो ली की बुक्स हैं, एमराज इज अ क्रेडिटर. ठीक है, पहले ये स्टेटस कंफर्म क्या करें. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एमराज अलाउड ली $100 ट्रेड डिस्काउंट ऑन 30th April. ये ट्रिक पार्ट है इस क्वेश्चन का. क्यों? क्योंकि आप एमराज के अकाउंट के देखें देयर इज अ डिस्काउंट अमाउंट ऑफ $100 यानी एमराज ने ली को $100 ट्रेड डिस्काउंट दिया. ठीक है, बट दिस इज नॉट ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज कैश डिस्काउंट. बी केयरफुल. Trade discount is never recorded in account. Trade discount is negotiated at the time of sale and purchases, and all the purchase and sales are recorded net of trade discount. याद रखिएगा, जो डिस्काउंट आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट में नजर आता है वो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है और वो बाय डेफिनेशन कैश डिस्काउंट होता है. सो दिस $100 डिस्काउंट which Lee received from Amras, this is discount received from the point of view of Lee, is cash discount, not trade discount. तो A is a trick क्योंकि A आप पढ़ेंगे और आप कहेंगे yes there is a $100 trade discount, आप इसको फॉरन मार्क करेंगे, आप कहेंगे मुझे अपना करेक्ट ऑप्शन मिल गया. So be careful, ये ट्रिक है. It's not trade discount, it is cash discount. B. Amras owed Lee 2100 on 1st April. 2100 का ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड पे एमराज के अकाउंट में, लेकिन एमराज जो है वो ली को ओ नहीं करता. बेसिकली अ क्रेडिट बैलेंस इन द बुक ऑफ ली मीन्स दैट ली ओव्स एमराज 2100 ऑन 1st April. So this is not the correct answer. C. Lee owed Amras 2950 on 30th April. This is the correct option, that at 30th April the closing balance is 2950 credit of Amras account in the books of Lee. It means Lee owed Amras 2950 on 30th April. This is the correct answer. D भी पढ़ लेना. Lee net purchases from Amras in April were 2900. This is not the correct answer. Net purchases were 3000 because if suppose there was a $100 trade discount, that was of course already negotiated and the purchases amount recorded in the books are net of trade discount. So 3000 were the net purchases, not
2900. एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दूं कि प्लीज़ आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें सारे ऑप्शंस को पढ़ लिया करें. समटाइम्स यू थिंक दैट अ पर्टिकुलर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बट इफ़ यू रीड ऑल देन यू मे फाइंड अ बेटर वन, और आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ कोई ट्रिक प्ले हुई है, कोई उसमें इशू था. तो प्लीज़ रीड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 3. Sarah sold goods on credit to Zafar. How was this recorded in Sarah's ledgers? ठीक है, बी केयरफुल. सारा इज द सेलर और सारा की बुक्स में हमने जफर का है, यानी जफर उसके लिए एक डेटर होगा. ओके, तो ये किस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे? वेल आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड ऑप्शन नंबर ए, लेकिन हम इसको रीड करेंगे. क्रेडिट सेल्स अकाउंट, डेबिट जफर. अच्छा, आप जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन पिक करें, आप वो सजेस्ट ये देखिए, जैसे मैंने एक साइड में एंट्री पास की, आप अपने माइंड में एक एंट्री बना लें. फ्रॉम सारास पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट शुड बी द एंट्री? जफर डेबिट, सेल्स अकाउंट, क्रेडिट. आप ये ऑप्शन ढूंढेंगे, ठीक है. डेबिट जफर, क्रेडिट सेल्स. ऑप्शन ए है क्रेडिट सेल्स, डेबिट जफर, फाइन. ऑप्शन बी में डेबिट सेल्स है, फॉरन छोड़ दें. ऑप्शन सी में क्रेडिट जफर है, फॉरन छोड़ दें. ऑप्शन डी अगेन डेबिट जफर, क्रेडिट सेल. अब ऑप्शन ए और डी दोनों में एक ही बात है, लेकिन ऊपर जो कॉलम हेडिंग है जनरल लेजर और सेल लेजर, वहाँ पर डिफरेंस है. तो यहाँ पर आपकी एंट्री का टेस्ट खाली नहीं है, टेस्ट ऑफ लेजर इज ऑल्सो देयर, दैट विच अकाउंट इज प्लेस्ड इन विच लेजर. ओके, ऑप्शन ए में उन्होंने कहा जी क्रेडिट सेल्स अकाउंट विच इज प्लेस इन जनरल लेजर एंड डेबिट जफर अकाउंट विच इज प्लेस इन सेल्स लेजर. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन because debtors account, all debtors account are placed in sales ledger, all creditors account are placed in purchase ledger. ठीक है, and remaining account, whatever remaining accounts are there other than debtors and creditors, they are all placed in general ledger. So option A is correct. D में जो technical flaw है वो ये है कि इन्होंने जफर अकाउंट को जनरल लेजर में प्लेस किया है, सेल्स अकाउंट को सेल्स लेजर में प्लेस किया है, विच इज नॉट द करेक्ट प्लेसमेंट फॉर दीज अकाउंट्स. सॉरी. क्वेश्चन नंबर 4. Umar sent a credit note to Mariam for goods written. How would Mariam record this transaction? ठीक है, मरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करना है, मरियम की बुक्स में करना है. मरियम रिसीवर एंड पे है क्रेडिट नोट की. हमेशा देखिएगा कि जब गुड्स रिटर्न बैक होती हैं तो क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर एंड सेंट टू परचेजर. जब सेलर प्रिपेयर करता है क्रेडिट नोट, वो अपने पास सेल रिटर्न रिकॉर्ड करता है. जब परचेजर उस क्रेडिट नोट को रिसीव करता है, वो अपने पास परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करता है. ठीक है, तो बी केयरफुल. ये एंट्री होगी मरियम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उमर डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. ये आपने अपने माइंड में बना ली. एंड ऑप्शन सी, अच्छा यहाँ पे आपने देख लें कॉलम हेडिंग में कोई लेजर का सिलसिला नहीं. इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. सो उमर अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड परचेज रिटर्न क्रेडिट. सो दिस अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्कोरिंग क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. Ben sold goods on David for cash $900. इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड डेविड रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? मैं क्विकली आपको ओवरव्यू देखूँ. देखिए, आपके पास जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं, जिनको हम डे बुक्स भी कहते हैं, उसमें सबसे पहले वी हैव सेल्स जर्नल फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स, देन परचेज जर्नल फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेजेस, then we have sale return journal for recording all credit sales return, then we have purchase return journal for recording all credit purchases returns, then we have cash book, okay, for recording all cash and bank transactions. Then we have petty cash book for recording all small routine daily payments made out of petty cash, and finally we have general journal, okay, for all other transactions. So in which book of prime entry would David record this transaction? So goods are purchased but on cash, ठीक है, cash payment हुई है. So the correct place for this type of transaction is cash book. General journal नहीं हो सकती, purchase journal भी नहीं हो सकती, sales journal भी नहीं हो सकती. Question number 6. A petty cashier received $100 from chief cashier and $10 from an employee who had made private calls on the business telephone. How would these amounts be recorded in the petty cash book and the cash book? देखिए, पैटी कैश का सिस्टम यही होता है. मैं आपको थोड़ा सा माइनर रिवीजन दे दूं कि पैटी कैश एक लेवल पे मेंटेन किया जाता है जिसका इम्प्रेस्ड लेवल होता है, और वहाँ से जब पे ऑफ्स हो जाती है, अमाउंट कम हो जाता है, देन द डेफिशिएंट अमाउंट इज रीइंबर्स्ड फ्रॉम द मेन कैश बुक. दैट्स हाउ पैटी कैश सिस्टम वर्क्स. ठीक है, अब $100 रिसीव हुए हैं फ्रॉम चीफ कैशियर, यानी मेन कैश बुक से ट्रांसफर हुए हैं $100 टू पैटी कैश. $10 किसी एम्प्लॉय ने पे किए हैं टू पैटी कैशियर फॉर द टेलीफोन ही यूज फॉर पर्सनल टेलीफोन कॉल्स. तो टोटल अमाउंट जो रिसीव हुआ है पैटी कैश में इन दिस पीरियड, दैट वाज $110. हाउ वुड दीज अमाउंट बी रिकॉर्डेड इन पैटी कैश बुक एंड द कैश बुक? देखिए, इसमें ऑप्शन डी मैंने डायरेक्ट मार्क किया हुआ है कि डेबिट पैटी कैश बुक $110. पैटी कैश बुक में $100 केम फ्रॉम कैश बुक एंड $10 केम फ्रॉम दैट एम्प्लॉय. सो इन टोटल $110 केम इन पैटी कैश बुक. अच्छा,
and there was nothing in the credit side because no payments were made out of the petty cash. ये हमें inform नहीं किया गया. Debit cash book, no, there wasn't any amount told to us about cash book receipt. And credit cash book $100 क्योंकि कैश बुक से पे ऑफ हुआ $100, सो वील क्रेडिट कैश बुक, और पेटी कैश में $100 रिसीव हुए कैश बुक से, और $10 एम्प्लॉय से, इन टोटल $110 was received. So option D is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्पनसेटिंग एरर. देखिए कॉम्पनसेटिंग एरर का मैं बता दूं, कॉम्पनसेटिंग एरर हम उस पेयर ऑफ एरर्स को कहते हैं, यानी ऐसे दो एरर्स जो मिलकर एक दूसरे के इम्पैक्ट को नलिफाई कर दें, कैंसिल ऑफ कर दें. यानी एक एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिसबैलेंस क्रिएट करेगा, लेकिन दूसरा एरर इस तरह से हो कि वो उस डिसबैलेंस को कैंसिल ऑफ कर दे. तो दीज आर compensated. So we are looking for a set of those errors which nullify each other's effect. Option number A, a payment of office equipment repair was debited to office equipment account. This is error of principle, क्योंकि यहाँ पर एक रिपेयर को जो है वो एसेट के तौर पे ट्रीट कर लिया गया है, एक एक्सपेंस को नॉन करंट एसेट में डेबिट किया. सो दिस कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल. अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सी जोन्स वर क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ सी जॉन्स. ठीक है, यहाँ पे नाम का एरर है, सी जोन्स के बदले सी जॉन्स को जो है वो क्रेडिट किया गया. सो दिस इज एरर ऑफ कमीशन. सी, द सेल ऑफ गुड्स $65 टू ए अजीज वाज एंटर्ड इन द बुक एज $56. दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, जहाँ पे फिगर्स इंटरचेंज हो जाए, 4012 4021 बन जाए, 6556 बन जाए, तो इसको हम एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन कहते हैं कि जो फिगर्स हैं वो ट्रांसपोज्ड हो गए, यानी उन्होंने अपनी प्लेस चेंज कर ली. दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ एरर. So we are left with option number D, which is the correct answer. The wages account was undercast by $100 and the rent account was overcast by $100. Casting means totaling. एक एक्सपेंस अकाउंट को आपने $100 कम टोटल किया, दूसरे एक्सपेंस अकाउंट को $100 टोटल किया. इससे ये इम्पैक्ट हुआ कि आपका जो एक्सपेंस का टोटल था वो वही रहा जो होना चाहिए था, क्योंकि एक जगह आपने $100 कम किया, दूसरी जगह $100 ज़्यादा किया. तो इस जो पेयर है एरर्स का, ये कॉम्पनसेटिंग एरर है, क्योंकि इससे जो ट्रायल बैलेंस पे डिसबैलेंस का इम्पैक्ट पड़ना था वो कैंसिल ऑफ हो गया. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्विकली वी गेट ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. After the preparation of Abdul's financial statement, two errors were discovered. The purchase of a machine by bank transfer $5,000 was omitted from the account. यानी एक मशीनरी परचेज की, बैंक से पेमेंट की इमीडिएटली, बट टोटली ओमिट हो गया अकाउंट से. दिस एरर ऑफ ओमिशन. The purchase of motor vehicle $15,000 were entered in the motor vehicle repair account. आपने मोटर व्हीकल परचेज की है $15,000 की, बाय मिस्टेक वो एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट हो गई और मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट में जाके डेबिट हो गई है. ठीक है, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. एक है एरर ऑफ ओमिशन, एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल. व्हाट इफेक्ट विल करेक्टिंग दीज एरर्स हैव ऑन द नॉन करंट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, अगर आपको याद नहीं है, that working capital means current assets minus current liabilities. Working capital means current assets minus current liability. इसको हम बिजनेस का लाइफ लाइन भी कहते हैं कि बिजनेस जो है वो विदाउट वर्किंग कैपिटल रन नहीं कर सकता. दिस इज लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस. ओके, तो हमें दो तरह से इन एरर्स को जज करना है. अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि द परचेज ऑफ मशीन बाय बैंक ट्रांसफर 5,000 वो ओमिटेड इन दी अकाउंट, यानी एक ऐसा एरर है जिसमें ट्रांजैक्शन एट ऑल रिकॉर्ड नहीं की गई. जब आप इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो नॉन करंट एसेट है, ठीक है, नॉन करंट एसेट वो अप होगा बाय 5,000 और आपका जो करंट एसेट है वो डाउन होगा बाय 5,000, क्योंकि आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट से पेमेंट की है. ठीक है, आपने यहाँ पर बैंक अकाउंट से पेमेंट की है और एसेट परचेज किया, तो आपका नॉन करंट एसेट लेवल अप होगा बाय 5,000 और करंट एसेट लेवल डाउन होगा बाय 5,000 बिकॉज यू मेकिंग पेमेंट आउट ऑफ बैंक अकाउंट. सेकेंडली, द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल वॉज एंटर्ड इन द मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट. अब आप जब इस एंट्री को यहाँ पर लेकर आएंगे तो आपका नॉन करंट एसेट जो है वो ऑफकोर्स अप होगा बाय 15,000, क्योंकि नॉन करंट एसेट आपने रिकॉर्ड नहीं किया था तो वो 15,000 से अप हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पर इसको एक्सपेंस से रिमूव करना जो है, उससे एक्सपेंस से जब आप चीज़ रिमूव करेंगे तो आपका डेफिनेटली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको एक्सपेंस डाउन करेंगे आप तो आपका नेट प्रॉफिट अप हो जाएगा. ठीक है,
नेट प्रॉफिट आपका जब अप होगा तो उससे आपका जो इम्पैक्ट आएगा डायरेक्टली वो कैपिटल पे आएगा, ठीक है। कैपिटल आपका अप होगा, वर्किंग कैपिटल पे डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा इस चीज़ का। तो फाइनली हमें इन दो एरर्स को रेक्टिफाई करके जो इम्पैक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपका नॉन करंट एसेट अप हो जाएगा बाय 20,000, क्योंकि दो एसेट्स आपके रिकॉर्ड नहीं हुए हुए थे। मशीन भी रिकॉर्ड नहीं हुई थी, मोटर व्हीकल भी रिकॉर्ड नहीं हुए हुए थे। तो जब दोनों को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका नॉन करंट एसेट अप हो जाएगा बाय 20,000। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो पहला जो एरर था उसका इम्पैक्ट करंट एसेट पे आ रहा था, रिडक्शन बाय 5,000, क्योंकि बैंक से पेमेंट रिकॉर्ड करनी थी। सेकेंड जो एरर है उसमें आपके वर्किंग कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ना आपका करंट एसेट लेवल चेंज हो रहा है ना आपका करंट लायबिलिटी लेवल चेंज हो रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि नॉन करंट एसेट पे आपका इम्पैक्ट होगा इंक्रीज बाय 20,000 और करंट एसेट डिक्रीज बाय 5,000। सो ऑप्शन नंबर सी, option number C is the correct answer, because your non-current assets are increasing by 20,000 and your working capital is decreasing by 5,000। क्योंकि करंट एसेट जब आपके डिक्रीज होंगे 5,000 की, तो एज पर डेफिनेशन आपका जो करंट एसेट है वो 5,000 डिक्रीज करेगा, और जब करंट एसेट 5,000 डिक्रीज करेगा इस इक्वेशन में, तो आपका वर्किंग कैपिटल 5,000 डिक्रीज करेगा, बिकॉज करंट एसेट इज द पॉजिटिव फिगर इन दिस इक्वेशन। जब ये डाउन होगा 5,000 से, यानी यहाँ करंट एसेट्स को हम लिख दें, अगर ये डाउन होगा 5,000 से, तो ऑटोमेटिकली योर वर्किंग कैपिटल विल डिक्लाइन बाय 5,000। क्वेश्चन नंबर 8, why is a sale ledger account usually prepared by a different member of staff other than person who maintains the sales ledger? देखिए, कंट्रोल अकाउंट बनाने का जो प्राइमरी पर्पस होता है उसमें जो दो मेन पर्पसेस होते हैं, उसमें एक तो लोकेट करना होता है एरर्स को और फ्रॉड को, ठीक है। एंड सेकंड पर्पस इज टू गेट अ समराइज फिगर फॉर रिसीवेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। टोटल रिसीवेबल फिगर आपको क्विकली एक्सट्रैक्ट करना हो तो यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दोज कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, टू डेटर फ्रॉड, which looks like to be the correct answer. To locate errors, again correct. To provide an instant total of receivable, again correct. To speed production of financial statement, again correct. अब ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप नेसेसरीली करेक्ट आंसर नहीं ढूंढ रहे होते, यू आर लुकिंग फॉर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। या चारों आंसर ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, इसके लिए हमें दोबारा क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा। व्हाई इज अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय अ डिफरेंट मेंबर ऑफ स्टाफ देन द पर्सन हु मेंटेन सेल लेजर। यहाँ पर जो इन्होंने पॉइंट बनाया वही बनाया कि व्हाई इज इट प्रिपेयर्ड बाय अ डिफरेंट मेंबर ऑफ स्टाफ अदर देन द मेन पर्सन हु मेंटेन सेल लेजर। देखिए, जो पर्सनल डिफरेंट यहाँ पे यूज होते हैं, उसके लिए जो मेन रीजन है वो है टू डेटर फ्रॉड, यानी ऑप्शन नंबर ए विच इज द करेक्ट आंसर हियर। व्हाई कि देखिए, एरर तो सेम पर्सन भी लोकेट कर सकता है, जब वो बनाएगा कंट्रोल अकाउंट और डिफरेंस आएगा सेल लेजर से, तो एरर वो भी लोकेट कर सकता है। टोटल रिसीवेबल का भी प्रोवाइड हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रोडक्शन भी स्पीड अप हो सकती है, लेकिन जो पर्सनल डिफ्रेंशिएट करने की जो एक रीजनिंग है वो प्राइमरीली फ्रॉड डेटा करने की, क्योंकि अगर सेम पर्सन कंट्रोल अकाउंट और सेल लेजर को मेंटेन कर रहा होगा तो वो अपनी मिस्टेक या अपनी गलती जो है वो कभी आइडेंटिफाई होने नहीं देगा। व्हाट वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट? ये स्कोरिंग क्वेश्चन है, फॉर्मेट अगर याद है तो आप इसका आंसर सेकंड दे सकते हो कि क्रेडिट साइड जो सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का है उसमें इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स होती है? कैश रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर्स, क्रेडिट सेल्स, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू अकाउंट और सेल रिटर्न। सो द क्विक आंसर इज सेल्स रिटर्न, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट को जाके देखें तो सेल रिटर्न इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कंट्रोल अकाउंट। बाकी जो तीनों चीज़ें ऊपर लिखी हैं ये सब